गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत लोगों को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है और बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का लगता है, लेकिन आप अगर इसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ें और स्पेशली इस टॉपिक के ग्राफ्स के ऊपर अगर फोकस करें तो बहुत बिल्कुल केक वॉक जैसा टॉपिक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इसका क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम ITF भी कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, एक बार हम रिकॉल कर लें कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है और क्या हर फंक्शन का इनवर्स होता है या कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं जिनका इनवर्स होता है और बाकी फंक्शंस का इनवर्स नहीं होता। उससे पहले अगर हम जाएं तो क्या हमें याद है कि फंक्शंस क्या होते हैं? एनीवन? फंक्शंस में क्या होता है कि हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होता है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हर एलिमेंट का कोई इमेज होना चाहिए और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ए टी पे मैप कर रहा है, कल ए बी पे मैप कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा जरूर हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स की एक इमेज हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट की कई सारी इमेज। सेकेंडली, हर एलिमेंट का एक एक इमेज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं सकता। ठीक है, तो अगर हम दो सेट्स लेते हैं, सेट ए सेट बी, तो इसकी इमेज यहां, इसकी इमेज यहां, इसकी इमेज यहां। अगर इस टाइप का एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इस फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं, ये फंक्शन 1 1 है क्योंकि एक एलिमेंट केवल एक इमेज रख रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं है। और ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसका रेंज और कोडोमेन बराबर है। हम रिकॉल कर सकते हैं कि जब भी फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो हम इस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और बाइजेक्टिव फंक्शन के ही केवल इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी इसका इनवर्स फंक्शन होगा वो बी से ए पे होगा। बी से ए पे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इन सबकी कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए, फर्स्टली। सेकेंडली, हर किसी की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो की एक इमेज हो या तीन की एक इमेज हो। ठीक है, तो हमें ये बात रिवाइज कर ली कि इनवर्स होने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो केवल बाइजेक्टिव फंक्शंस के ही हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। चलिए अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम देखें, साइन एक्स, तो क्या साइन एक्स 1 1 है या साइन एक्स मेनी वन है? कैसे टेस्ट करते हैं ये? हम टेस्ट करते हैं 1 1 या मेनी वन को हम टेस्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। हॉरिजॉन्टल लाइन में टेस्ट में क्या होता है, पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो अगर ये लाइन इस ग्राफ को, जो साइन एक्स का ग्राफ है, इसको अगर केवल एक पॉइंट पे काटती है तो फंक्शन 1 1 होता है, नहीं तो फंक्शन मेनी वन होता है। ऑब्वियसली आपको दिख भी रहा है ना, जैसे ये है, दिस इज पाई बाई टू। पाई बाई टू पे साइन एक्स की वैल्यू 1 है, ये उसके बाद दोबारा 1 आ जाएगी 2 पाई प्लस पाई बाई टू पे, मतलब 5 पाई बाई टू पे ये दोबारा 1 आ जाएगी। तो ऐसे दो एलिमेंट हो गए ना, पाई बाई टू और 5 पाई बाई टू, जिसपे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ऐसा नहीं कि केवल ये दो एलिमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर हम साइन एक्स की बात करें तो क्योंकि साइन एक्स इंफिनिटी तक चलता है, दोनों तरफ एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ले सकते हैं, इसलिए इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें साइन एक्स की वैल्यू 1 आ रही होगी। इसका मतलब साइन एक्स एक मैनी वन फंक्शन है। अभी हमने क्या देखा कि केवल 1 1 और ऑन टू फंक्शंस के ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं या इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो हम साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हम पता नहीं क्यों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, क्यों? इसका मतलब हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं
restriction of the domain. अगर हम sin x को देखें तो क्या हम इसमें कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं डोमेन में, मतलब x की वैल्यूज में, कि ये जो ग्राफ है जब इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जाए तो केवल ये एक ही पॉइंट पे काटे? देखिए, अगर ये ग्राफ यहां से यहां जा रहा है और ये वापस ना उतरे, केवल यहीं तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए यहां से लेके, तो केवल एक ही पॉइंट पे कटेगा। एक्सक्यूज मी। ऐसे ही अगर हम -π/2 तक जाते हैं तब भी ये एक ही पॉइंट पे कटेगा। तो अगर हम केवल इतना सा पार्ट कंसीडर करें sin x का, π/2 ये -π/2, यहाँ पे यहां तक, यहाँ पे यहां तक। अगर हम केवल इतना सा पॉइंट कंसीडर करें, केवल इतना सा ग्राफ कंसीडर करें, तो कोई भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो केवल एक पॉइंट को कट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू -π/2 to π/2, देन द फंक्शन बिकम्स 1 1, तो sin x 1 1 हो जाता है। अब क्या sin x ऑन टू है, तो हम इसके लिए रेंज और कोडोमेन को देख लेते हैं। sin x हम डिफाइन कैसे करते हैं? लेट मी स्टार्ट अ न्यू स्लाइड। sin x को डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं f such that इसकी डोमेन में r डोमेन होती है, इसकी कोई भी रियल नंबर हम x की जगह लिख सकते हैं, और जो इसकी कोडोमेन होती है वो होती है -1 से 1 तक, where f(x) is equal to sin x। ये हमारा sin x का फंक्शन है। अगर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हम लिखेंगे g such that -π/2 से π/2 तक, बोथ इंक्लूडिंग, कोडोमेन हो जाएगी -1 से 1, gx इज इक्वल टू sin x। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हमारा बन गया sin x का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था ये 1 1 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करता है। अब हम अगर इसकी रेंज देखें तो रेंज जो है π/2 पे 1 हो जाता है, -π/2 पे -1 हो जाता है। इसका मतलब जो इसकी रेंज है वो भी -1, 1 है। तो ये जो रेंज है और ये जो कोडोमेन हमने डिफाइन करी थी, ये दोनों सेम है। बिकॉज रेंज एंड कोडोमेन आर सेम, हेंस द फंक्शन इज ऑन टू। इसका मतलब फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है। क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उस इनवर्स को हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक है सर, तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब समझ में आ गया कि कैसे हम एक ऐसे फंक्शन का भी हम इनवर्स ले सकते हैं जो कि 1 1 ऑन टू नहीं था। उस फंक्शन को हमने मेन्यू 1 से 1 1 बनाया डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, और उसके बाद उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से हमने उसका इनवर्स लेने की कोशिश करी। इसको हमने डिफाइन कर दिया साइन इनवर्स एक्स। अब हम देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं बताइए? किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है? इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हमें y इज इक्वल टू x लाइन पे रिफ्लेक्शन लेना होता है। क्यों लेना होता है ऐसा रिफ्लेक्शन? इसलिए लेना होता है क्योंकि इनवर्स फंक्शन लिखने के लिए हम x को y से रिप्लेस करना चाहते हैं और y को x से रिप्लेस करना चाहते हैं। x और y को आपस में रिप्लेस करना चाहते हैं। जब x एंड y को आपस में रिप्लेस करना चाहते हैं
तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे रिफ्लेक्शन ले लीजिए, तो x y की जगह आ जाएगा और y x की जगह चला जाएगा। जो हमारा पहला ग्राफ था साइन एक्स का -π/2 से π/2 तक, ये पॉइंट था 1 y एक्सिस पे, ये पॉइंट था -1। तो ये ग्राफ के कुछ पॉइंट्स अगर हम लिख सकते हैं, एक तो है x और y अगर लिखें 0 0 ओरिजिन से पास होता है ग्राफ, π/2 1, हम ये बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स की, और -π/2 -1। ठीक है, जब हम इसका इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो और एक्स वाई को इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो x और y कैसे हो जाएंगे, ये तो 0 0 का 0 0 रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये -π/2 हो जाएगा। ठीक है सर। उसके अलावा हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि हम एक लाइन बनाए y इज इक्वल टू एक्स, जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन होगी, हम इसके अंदर इस लाइन इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लेंगे। बना के देखते हैं। ये है साइन इनवर्स एक्स के लिए, तो साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में क्या होगा, 0,0 इंक्लूडेड होगा, 1 -1 π/2 -π/2। देखिएगा π/2 इज ग्रेटर देन 1, 1.57 करीब आ जाएगा ये, तो 1 π/2 एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा, और इसका जो ग्राफ होगा वो आएगा इस तरीके से। ठीक है सर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ की तरह दिख रहा है ये जो ग्राफ है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का ग्राफ दिख रहा है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, जितने भी बेसिक फंक्शन के ग्राफ हैं ये आपको याद होने चाहिए कि किसके ग्राफ कैसे बनते हैं, एकदम से दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सोचना पड़ा, वहां इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वहां आप दोबारा सारे ग्राफ बना सके। तो ऑब्वियसली उसी समय आपके एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए, एक बेसिक ग्राफ आ जाना चाहिए कि कैसा ग्राफ होगा, उसकी रेंज क्या होगी और उसकी डोमेन क्या होगी। अब हम इसमें डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन हो गई है -1 से 1, और इसकी रेंज हो गई है -π/2 से π/2। ये भी देखने की बात है कि जो साइन एक्स था, साइन एक्स की डोमेन क्या थी, -π/2 से π/2, जब हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था इसका डोमेन उसके बाद, और इसकी रेंज क्या थी -1 से 1। तो ऑब्वियसली जब इन्वर्स कर दिया है हमने इस फंक्शन का, इन्वर्स होने के बाद जो डोमेन और रेंज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है, तो डोमेन -1 से 1 हो गई और रेंज -π/2 से π/2 हो गई। क्योंकि हमें एक ये फंक्शन दिख गया है और हमने इसका ग्राफ बना लिया है, तो इस फंक्शन के बारे में हम और भी कई चीजें पता कर सकते हैं। और क्या चीजें पता कर सकते हैं, जैसे क्या कोई मैक्सिमम मिनिमम दिखता है इस ग्राफ में, कोई भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। ये ग्राफ हमें दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल क्यों है, क्योंकि कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है इस पे, इस तरीके का कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, या ऐसा कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है। कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि कोई भी ग्राफ में कोई भी गैप नहीं है, इसलिए ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। मैक्सिमम मिनिमम तो ऑब्वियसली कोई मैक्सिमम मिनिमम में से दिख नहीं रहा है, हम ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम मिनिमम वैल्यूज जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन एज पर से मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे नहीं डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या ये पीरियोडिक है, नहीं अपीरियोडिक है, इसमें कोई पीरियड की बात नहीं हो रही है फंक्शन में। इंक्रीजिंग है, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है,
जैसे जैसे x इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे y इंक्रीज करता जा रहा है। ये हिल स्लोप की तरह ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको इसके ऊपर, इसलिए इंक्रीजिंग है। जब भी आपको हिल स्लोप की तरह ऊपर चढ़ना पड़े तो इंक्रीजिंग होता है। और जब भी जो आपने बचपन में खेली थी स्लाइड, जिसमें बच्चे ऐसे स्लाइड करके नीचे आ जाते हैं, जब भी आपको स्लाइड करना पड़ेगा किसी ग्राफ के साथ तो वो डिक्रीजिंग हो जाता है फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑब्वियसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें पता चल गया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या ये कुछ टेंजेंट्स निकाल सकते हैं आप इसके? 0,0 पे जो इसका टेंजेंट है y इज इक्वल टू एक्स इज टेंजेंट एट 0,0। तो टेंजेंट एट ओरिजिन y इज इक्वल टू एक्स है। उसके बाद अगर हम x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू -1 पे देखें, तो जो भी टेंजेंट आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पे कैसा टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट बनेगा इसका x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या टेंजेंट है? दिस टेंजेंट इज y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ठीक, which is parallel to y axis। तो टेंजेंट at x is equal to -1 and x is equal to 1 is parallel to y axis। देख रहे हैं आप कितनी सारी चीजें हमें इस ग्राफ के बारे में पता चलती चली जा रही है अपने आप से ही। केवल ग्राफ बनाने की वजह से ही हमें इस फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, मैक्सिमम मिनिमम है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, पीरियोडिक है कि नहीं, इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा है, टेंजेंट कहाँ कहाँ पे है, किसी तरह के एसिम्प्टोट वगैरह के नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये आपको कंटिन्यूसली आपको ये बात ऑब्जर्व करनी पड़ेगी बार 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 कि ये फंक्शन इस तरीके का है। सीधी सी बात ये है कि अगर आपको ये ग्राफ अच्छी तरह ध्यान रहता है डोमेन और रेंज के साथ, तो उसके बाद आप सब चीजें अपने आप से बता सकते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पीरियोडिसिटी, इंक्रीज डिक्रीज, मैक्सिमम मिनिमा, डोमेन, रेंज, एनीथिंग यू कैन टेल बाय योरसेल्फ। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी फंक्शंस को भी एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए एक और फंक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम लेते हैं y इज इक्वल टू, अच्छा एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, दोबारा देखते हैं हम। जब हमने इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करा था, y इज इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन रिस्ट्रिक्ट करा था, तो हमने कहा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए हम -π/2 से π/2 तक लेते हैं। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। -π/2 से π/2 तक जैसे ही आपने लिया था वैसे ही फंक्शन 1 1 हो गया था। 1 1 आपको चाहिए था, आपने कहा ठीक है हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, कल एक और सर मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है सर, हम -π/2 से π/2 ना लें, हम तो ऐसा करते हैं कि यहां से ले लें, ये है -3π/2 से 5π/2 तक ले लें। तब भी तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो केवल एक बार काटेगा, 1 1 होगा, और ऑन टू आपको दिख ही रहा है कि -1 से 1 तक रेंज ऑफ कोडोमेन जा रही है। तो हम इसी तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। हमने क्यों -π/2 से π/2 तक लिया, क्यों नहीं -3π/2 को, सॉरी 3π/2 से 5π/2 तक ले लेते हैं। दिस 3π/2 नॉट -3π/2। क्यों हम 3π/2 से 5π/2 तक क्यों नहीं ले सकते हैं? ऐसा है, आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया है कि 0 से π/2 तक को तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा हर ही फंक्शन के केस में, चाहे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, कॉट एक्स है, टेन एक्स है, जो भी ऐसे फंक्शन है सबके लिए जब आप डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में 0 से π/2 तक आना ही चाहिए। हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंक्लूड करने की कंपल्शन है, इसलिए हमने -π/2 से π/2 तक लिया है। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। फंक्शन डिफाइन करा हमने डोमेन R से -1 से 1 तक f(x) इज इक्वल टू cos x। अब इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन भी जाना पहचाना था फंक्शन है, ये फंक्शन भी आपको पता है बिल्कुल sin x की तरह ही बनता है, π/2 का लैग लीड होता है, बस इसमें और कोई फर्क नहीं होता है। ये है ये फंक्शन, लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है कि ये मैनी वन हो गया, जैसे sin x मैनी वन था वैसे ही cos x भी मैनी वन फंक्शन हो गया।
क्योंकि ये मैन्युअल फंक्शन है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है निकालना। अगर आपसे कोई कह दे कि इसका इनवर्स क्या होता है, अगर ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है और आपसे कहे कि इनवर्स क्या है, तो अगर आप कूद के लिए मत कह दीजिएगा कि इसका कॉस इनवर्स एक्स होता है, हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ रखा है आईटीएफ का। ऐसा कुछ कहानी नहीं है भैया। जब आपको ये पूछा जाए कि इसका इनवर्स क्या है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। अगर उसकी डोमेन और रेंज प्रॉपर नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं भी लिया जा सकता है। जैसे इस केस में अगर इस फंक्शन के इनवर्स की बात करें तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछली बार करा था, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। अब हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? ये वाला है -π/2, ये वाला है π/2। क्या हम -π/2 से π/2 ले लें? ये ले लेंगे तब हमारा काम ही चलेगा। जैसे ही हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे डालेंगे तो 2 पॉइंट पे टच कर जाएगी, कट कर जाएगी, तो ये मैन्युअल फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली हमें ऐसे लेना पड़ेगा कि यहां से लें 0 से π/2, और यहां तक भी जा सकते हैं हम, जो कि है पाई। तो हम 0 से पाई तक ले सकते हैं, क्योंकि 0 से π/2 कर लेना हमारा कंपल्शन है, क्योंकि हमें कन्वेंशन फॉलो करना है। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जी को डिफाइन करते हैं 0 से पाई तक। ऑब्वियसली रेंज इसकी आप देख ही रहे हैं, ये है 1 और ये है -1। -1 से 1 तक जी एक्स हमारा है cos x। अगर हम इस फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, इसकी डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हैं और ये नया फंक्शन ले आए, तो इस नए फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि ये फंक्शन अब बाइजेक्टिव फंक्शन है। पहले जो फंक्शन था ये वाला मैन्युअल फंक्शन था, और मैन्युअल फंक्शन होने के कारण इसका इनवर्स नहीं था। लेकिन अब ये 1 1 फंक्शन है। ऑन को इसलिए है क्योंकि जो इसकी डोमेन को डोमेन है -1 से 1, वो रेंज के बराबर है। जैसे हमने पहले करा था sin x, बिल्कुल उसी तरीके से cos x भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस फंक्शन की, ये जो नीचे वाला फंक्शन है gx, इसकी हम इनवर्स की बात कर सकते हैं, जबकि sin x की हम cos x की हम इनवर्स की बात तब नहीं कर सकते थे जब हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं करी थी। अब हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर ली है, तो अब हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। ये वाला फंक्शन यहां से यहां तक चलेगा, केवल यहां से शुरू होगा, यहां तक चलेगा। ऑब्वियसली अब इसका अभी हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे इनवर्स फंक्शन का। अब इनवर्स फंक्शन के हम डोमेन को डोमेन देखने की कोशिश करें, तो इनवर्स फंक्शन देखें। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, एक्स और वाई चेंज हो जाते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ऐसे ही डोमेन को डोमेन भी आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो ये -1 से 1 तक से 0 से पाई तक चलेगा। जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो एक कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है। इसकी डोमेन हमारे पास आ गई है -1 से 1 तक, और को डोमेन हमारे पास आ गई है 0 से पाई तक, जो कि इसकी रेंज के बराबर है। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कैसे सीखा था हमने ये ग्राफ कैसे बनता है? y इज इक्वल टू एक्स लाइन लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे इसका यहां से लेके यहां तक इतने ग्राफ का y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे रिफ्लेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे ही हम ये रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके बनेगा। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड ग्राफ है, रिफ्लेक्टेड अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। केवल इतने पोर्शन ऑफ ग्राफ को, जितना रेस्ट्रिक्ट कर लिया हमने डोमेन, इसको हमने रिफ्लेक्ट करा y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे, तो हमें ये ग्राफ मिल गया। ठीक है सर। अब इस ग्राफ के पॉइंट्स क्या है? ये वाला पॉइंट बताइए क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है बताइए। पहले हमने कैसे निकाला था? पहले क्या क्या पॉइंट्स थे? पहले वाले पॉइंट्स तो हमने इंटरचेंज करे हैं। ये वाला पॉइंट क्या था? π/2, 0 था। ठीक है, तो अब 0 पे क्या हो जाएगा? पहले था π/2 0, ये x, ये y। ये वाला पॉइंट क्या था? 0, 1 था, 0, 1। ये वाला पॉइंट क्या था? पाई, -1। तो अब इनवर्स वाले में क्या हो जाएंगे? x और y। 0 पे π/2 जाएगा, 1 पे 0 जाएगा, -1 पे पाई जाएगा। ठीक, तो -1 पे पाई गया है, 0 पे π/2 गया है।
और 1 पे 0 गया। ठीक है, ये वाला ग्राफ क्लियर हुआ। अब इस ग्राफ के बारे में हम क्या बता सकते हैं? मैक्सिमम मिनिमा है, दिख नहीं रहा कोई मैक्सिमम मिनिमा। कंटिन्यूअस है, हाँ कंटिन्यूअस है। कभी भी आपको कोई भी गैप नहीं दिख रहा है पूरे ग्राफ में, कोई भी पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है, हाँ डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल क्यों है? क्योंकि कोई भी कॉर्नर पॉइंट इस ग्राफ में दिख रहा है, बिल्कुल स्मूथ कर्व है, ऐसे कर्व होता हुआ यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और क्या पता चल सकता है इस ग्राफ के बारे में हमें? टेंजेंट की बात करो। टेंजेंट देखो यहाँ पे 1,0 पे क्या टेंजेंट है, ये टेंजेंट पड़ेगा, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा टेंजेंट। यहाँ पे भी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। इसकी बात करो टेंजेंट की, तो इसका स्लोप -1 होगा इस टेंजेंट का, ये वाला जो टेंजेंट जा रहा है। ठीक, तो टेंजेंट की स्लोप भी आप निकाल सकते हैं। और आप क्या पता चल सकते हैं इसके अंदर? ये आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है पूरा वाई एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है। इसका मतलब ये ग्राफ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि cos इनवर्स x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, पक्का? इवन ऑड फंक्शन आपने पढ़े होंगे, इवन ऑड फंक्शन आप देख सकते हैं, क्या ये फंक्शन इवन ऑड है? नहीं, ना इवन है ना ऑड है, ना इवन है ना ऑड है। अगर आप साइन इनवर्स एक्स की बात करें, साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है, इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये सब हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, लेकिन आप जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह डिराइव होनी है केवल इन ग्राफ से ही डिराइव होनी है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का। अगर आपको ये 7-8 ग्राफ अच्छी तरह आते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में कभी भी। ठीक है, तो ये आप इसकी शेप देख सकते हैं, शेप याद रखने की कोशिश करिएगा। ये ऐसे करके आता है और ऐसे रुक जाता है। ठीक, अगर आप देखिए तो ये फ टाइप का बनाता है, जो हिंदी में फ शब्द बनता है। ठीक, फ टाइप का बनता है। और साइन हमारा कैसे बनता था? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का बनता था। साइन इनवर्स एक्स हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का बनता है, टाइप। ठीक, cos इनवर्स एक्स कैसा बनता है? हमारा फ टाइप का बनता है। ठीक, तो हमारा साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं।